हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों को इन्वायरमेंटल सैनिटेशन से संबंधित क्वेश्चन जो है एएनएम के एग्ज़ाम में जो है पीछे पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन मैं लेकर के आई हूँ। आप लोगों के लिए एग्ज़ाम में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को लास्ट तक इस सेशन में बने रहना है। और आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो नर्सिंग रिलेटेड, तो आप लोग के लिए बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एंड होलसोम वाटर इज डिफाइनेड एज द वाटर दैट इज। सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद जल को उस जल के रूप में से परिभाषित किया जाता है। यानी जो सेफ वाटर जो होता है और स्वास्थ्यप्रद जल को किस प्रकार से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया है फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक एजेंट, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस, प्लीजेंट टू टेस्ट, ऑल ऑफ द एबव। तो जो हमारा सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद हमारा वाटर होगा, तो वो हमेशा क्या होगा, रोगजनक एजेंट से मुक्त होगा, हानिकारक रसायन पदार्थ से मुक्त होगा, स्वाद में अच्छा रहेगा, स्वाद में इसका टेस्ट जो है बेस्ट रहेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं हमारा सेकेंड नंबर में। क्या दिया गया है? रेन वाटर इज वेरी सॉफ्ट वाटर कॉन्टेनिंग परसेंट डिसॉल्व सॉलिड्स। वर्षा का जल बहुत ही मृदु जल होता है। क्या होता है? मृदु जल होता है, जिसमें घुले हुए ठोस पदार्थ कितना परसेंट होता है, उसमें सॉलिड होता है वो कितना परसेंट होता है। ऑप्शन में दिया गया 0.00005, ऑप्शन बी में दिया गया 0.005, ऑप्शन सी में दिया गया 0.00005, ऑप्शन में डी में दिया गया 0.005। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सेकंड नंबर का। तो ये हमारा कितना परसेंट होता है? तो ये 0.305। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर में दिया गया है द एरिया ड्रेनिंग इनटू द रिजर्वायर इज कॉल्ड एज। तो आप लोग को बताना है जो हमारा जलाशय होता है, जलाशय में गिरने वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कलेक्शन एरिया, अटैच्ड एरिया, कैटमेंट एरिया या फिर ड्रेनिंग एरिया। तो जलाशय, जलाशय क्या होता है? वहाँ पे संग्रह होता है, तो यहाँ पे जल संग्रहण एरिया होता है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं हमारा 4 नंबर में। एजेंट्स ऑफ सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन रिवर इंक्लूड। नदी में आत्मशुद्धि के कारक शामिल है। ऑप्शन में दिया गया है कमजोर पड़ना, अवसादन, बादन और ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, पौधे और पशु जीवन, उपरोक्त सभी। तो जो हमारे नदी में आत्मशुद्धि का कारक में क्या क्या शामिल है, कैसे इसको तो नदी का पानी जो होता है वो प्यूरिफाई कैसे रहता है। तो ये क्या होता है? अपसादन होता है, डाइल्यूटेशन एंड सेडिमेंटेशन होता है, वातन और ऑक्सीकरण इसका होता है, और यहाँ पे सूर्य के प्रकाश इसमें सीधे पड़ता है, और पौधे पशु जीवन में होता है। और नेक्स्ट हमारा है ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है डिजीज इज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन एरियाज वेयर स्टेप वेल्स आर इन यूज। डैश बीमारी उन क्षेत्रों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जहाँ बावड़ी का कोलेरा, टेटनस, दुनिया वॉर्म, इकोलाई।
मतलब यहाँ पे आप लोग समझिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, बीमारी जो उन क्षेत्र को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है जहाँ पे बावड़ी का यूज क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। बावड़ी मतलब वेल्स का यूज करते हैं, कुआं का यूज करते हैं। तो उसमें कौन सा जो डिजीज है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है, कौन सा प्रॉब्लम्स जो होता है वो सार्वजनिक मतलब पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स को मतलब इसमें इंक्लूड होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गोनिया वाम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोनिया वाम। नेक्स्ट है 6 नंबर में, हार्डनेस ऑफ वाटर appears to have a beneficial effects against dash disease। जल की कठोरता डैश रोगों पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। न्यूरोलॉजिकल, कार्डियोवैस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल, प्रजनन। तो जल जो होता है, जल की कठोरता का रोग पर क्या इसका बेनिफिट प्रभाव पड़ता है। 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर। नेक्स्ट है 7 नंबर में, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 7वां नंबर में दिया गया है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जल और वाटर सैनिटेशन अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये कब हुआ था, ये हमारा हुआ था 1744। ठीक है, 1974 में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 8 नंबर में, द ऑप्टिमम पीरियड ऑफ स्टोरेज ऑफ रिवर वाटर फॉर प्योरिफिकेशन इज डेज। शुद्धिकरण के लिए नदी के पानी का भंडारण की आदर्श अवधि कितना दिन होता है। जब नदी में वाटर को प्यूरिफाई करते हैं तो उसमें पानी का क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, भंडारण करते हैं। तो ये कितने दिनों तक कर सकते हैं, कितने दिन की अवधि तक, ये आप लोग को बताना है। 1 से 2 दिन, 3 से 7 दिन, 8 से 9 दिन, या फिर 10 से 14 दिन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 से 14 दिन। नेक्स्ट है, द मिनिमम रिकमेंडेड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री क्लोरीन इज mg पर 1 आवर्स। 1 घंटे के लिए मुक्त क्लोरीन की न्यूनतम अनुशंसित सांद्रता mg पर लीटर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आप सभी को पता होगा कितना रहता है, 0.5 ml होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, हमारा 10 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, Which among the following statements regarding the ऑर्थोलिटिडीन टेस्ट इज रॉन्ग। ऑर्थोलिटिडीन परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए में दिया गया है, पानी में मुक्त संयुक्त क्लोरीन को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन बी में दिया गया है, ओटी मतलब मुक्त क्लोरीन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है लेकिन संयुक्त क्लोरीन के साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है और पीला रंग उपलब्ध करता है। ऑप्शन सी में दिया गया है, ओटीए मुक्त संयुक्त क्लोरीन और अलग अलग निर्धारित करने के लिए ओटी परीक्षण का संशोधन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, ओटी परीक्षण 1938 में विकसित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें गलत बताना है, गलत। तो ये हमारा गलत ऑप्शन है, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्योंकि ओटी परीक्षण 1938 में विकसित किया गया था, ये नहीं। यहाँ पे ये तीनों कथन, बाकी तीनों कथन सत्य है। ऑर्थोलिटिन टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं, पानी से मुक्त संयुक्त क्लोरीन दोनों का परीक्षण करने में सक्षम होता है। ओटी मुक्त क्लोरीन के साथ तुरंत प्रतिक्रिया करता है लेकिन संयुक्त क्लोरीन के साथ धीरे धीरे प्रयुक्त पीला रंग उत्पन्न करता है। और ओटीए मुक्त संयुक्त क्लोरीन अलग अलग निर्धारित करने के लिए ओटी परीक्षण का संशोधन है। ठीक है, नेक्स्ट है 11 नंबर में,
Where suitable land available is not there, refuse disposal is most satisfactory done by। जहाँ उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होती है वहाँ कचरा निपटान सबसे संतोषजनक रूप में किस प्रकार से किया जाता है। दफन, नियमित टिपिंग, खाद गड्ढा, डंपिंग। तो जहाँ पे उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं होती है वहाँ पे कचरा का निपटान कैसे करते हैं वो ये आप लोग को बताना है। तो ये क्या करते हैं, नियंत्रित टिपिंग करते हैं जिसमें गड्ढा खान के उसमें कचरा जो है डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाता है, इसे कंट्रोल टिपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हेलोजन टैबलेट इज डैश कंटेनिंग टैबलेट। हेलोजन टैबलेट एक डैश मुक्त टैबलेट है। ऑप्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या है, क्लोरीन, ओजोन, एमीन, पोटेशियम परमैंगनेट। तो जो हेलोजन होता है वो क्या किससे मिला हुआ टैबलेट होता है, तो ये क्या होता है, ये क्लोरीन होता है। क्या होता है, क्लोरीन, क्लोरीन युक्त टैबलेट होता है हेलोजन। नेक्स्ट है 13 नंबर में, इज यूज्ड फॉर द इमरजेंसी डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर। पानी के आपातकालीन कीटाणु शोधन के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। पानी का जो उसमें गंदगी वगैरह अशुद्धि है जो उसको अगर हम डिसइंफेक्ट करते हैं तो उसमें क्या चीज़ का उपयोग करेंगे, क्लोरीन, ओजोन, आयोडीन, रेडिएशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या करेंगे, आयोडीन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है 14 नंबर में, वेन शुड वन वॉश हैंड्स। कब हाथ धोना चाहिए, भोजन करने से पहले और बाद में, आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, बिफोर प्रिपेयरिंग फूड। तो हम कब कब धोएंगे, तो ये सारे कंडीशन में हाथों को क्या करना है, धोना है, स्वच्छता को अपनाना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 15 नंबर में, Which one the following gas plays a decisive role in affecting the climate of Earth? निम्नलिखित में कौन सी गैस पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका निभाती है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है यहाँ पे 16 नंबर में, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड एरिया इज प्रेजेंट इन। सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र पाया जाता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, हिमाचल, मध्य प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो वन वाला एरिया होता है वो कौन सा स्टेट है, तो ये कौन सा है, हमारा मध्य प्रदेश, MP। नेक्स्ट चलते हैं 70 नंबर में, विच मिनिस्ट्री इनिशिएटेड द स्वच्छ भारत मिशन। किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की। पर्यावरण और वन मंत्रालय, शहरी विकास आवास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। तो जो किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी, तो ये जो हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ सैनिटेशन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 18 नंबर में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, 1981, 1986, 1995 या फिर 2000।
तो हमारा 18 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर में, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। 20 नंबर में दिया गया है, वेयर इज द नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है? बेंगलोर में, हैदराबाद में, या फिर नागपुर में, या फिर नई दिल्ली में? तो आप लोग बताइए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा नागपुर में है। कहाँ पे है? नागपुर में। कौन सा है? तो जो हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान जो है ये हमारा नागपुर में है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर में, व्हेन वाज द अर्थ समिट ऑर्गेनाइज्ड। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? ये काहिरा में, रियो में, डरबन में, क्योटो में। ये कहाँ पे किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो में। 22 नंबर में दिया गया है, यूएनईपी वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जेनेवा में, काठमांडू में, नैरोबी में, या फिर नई दिल्ली में? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नैरोबी। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर में दिया गया है, वेयर इज द इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ऑफ ग्रीन पीस लोकेटेड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? एम्स्टर्डम, कैनवेरा, ओटावा, न्यू दिल्ली? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे है? ये है एम्स्टर्डम में। ठीक है, ग्रीन पीस हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में है। नेक्स्ट है 24 नंबर में, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज हार्मफुल फॉर। नगरीकरण एवं औद्योगिकरण हानिकारक है संतुलित विकास के लिए, पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए, जैव विविधता के संरक्षण के लिए, या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो ये सभी के लिए क्या है? हानिकारक है। अगर नगरीकरण किया जाए, औद्योगिकरण जो है, उद्योग में क्या होता है, बहुत सारे पोल्यूशन वगैरह जो है निकलते हैं तो डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं ये सारे। तो ये सभी के लिए क्या है? हानिकारक है। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? वनों का काटना, वनीकरण, वर्षा जल प्रबंधन, जैव मंडल रिजर्व? तो 25 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वनों का काटना। वनों का काटने से कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं होता है, ना कि परिस्थिति संतुलन बनाए रखने में मदद भी ये नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 26 नंबर में, which is the producer component among the biotic components of the ecosystem। पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? गाय, पिकॉक, टाइगर, ग्रीन प्लांट्स? सॉलिड और ग्रीन प्लांट्स? तो जैविक घटक में कौन सा उत्पादक घटक है? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक घटक पूछा गया है। तो 26 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन पौधे क्या है? उत्पादक घटक है। नेक्स्ट है 27 नंबर में, सॉलिड और लिक्विड एक्सक्रेटा युक्त वेस्ट वाटर इज कॉल्ड।
ठोस या तरल मल युक्त अपशिष्ट जल क्या कहलाता है? सीवेज, मैला पानी, अपशिष्ट, मलबा। तो इसको क्या बोलते हैं? ये सारा क्वेश्चन जो है प्राइमरी का क्वेश्चन है। तो आप लोग प्राइमरी में ये सारे क्वेश्चन जो है डिटेल से देखे होंगे, तो ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम के मोस्ट इम्पोर्टेंट है देखते हुए, ठीक है। तो 27 नंबर का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? सीवेज बोलते हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर में, वेन इज बायोडिवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, 27 जून, 28 फरवरी या फिर 30 जनवरी। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 22 मई को, ठीक है, 22 मई। नेक्स्ट है 29 नंबर में, बायोडाइवर्सिटी एक्ट वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया था? तो ये वर्ष 2002 में किया गया है, ठीक है, वर्ष 2002। क्वेश्चन नंबर 30, which of the areas in India considered to hotspot terms of biodiversity? जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट माना जाता है? अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, जेनेटिक प्लांट्स, गंगा का मैदान और सेंट्रल इंडिया, नन ऑफ द एबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार जो होता है वो जैव विविधता के क्षेत्र में, अगर देखें तो ये भारत में क्या है? हॉटस्पॉट क्षेत्र माना जाता है इसको। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 31 नंबर में, द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज इन इज इन? विलुप्त होने वाली प्रजाति की सूची कहाँ होती है? डेट स्टॉक में, रेड डाटा बुक में, लाइव स्टॉक बुक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विलुप्त हो रही प्रजाति जैसे शेर, बाज, ये एनाकोंडा वगैरह जो है ये सब लुप्त हो रहे हैं, तो ये सब कौन सी प्रजाति में हम लोग इसको रखेंगे? तो इसको कौन सी प्रजाति में रखेंगे? इसको हम लोग रेड डाटा बुक में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 32 नंबर में, वेयर इज द वैली फ्लावर्स लोकेटेड? फूलों की घाटी अवस्थित है? केरला, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? ये हमारा है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है 33 नंबर में, व्हाट इज मेंट बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन में दिया गया है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर में, क्योंकि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जो होता है संघनन के कारण वायुमंडल के तापमान का क्या करता है? बढ़ना, यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 34 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली ऑकरिंग ग्रीन हाउस गैस हैज मैक्सिमम ग्रीन हाउस इफेक्ट? निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव डालती है? तो सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव डालेगा? तो ये हमारा जल वाष्प इसमें बनता है, तो ये हमारा वाटर वेपर जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 34 क्वेश्चन किए हैं, देखते हैं इसमें टोटल कितने क्वेश्चन हैं। तो टोटल यहाँ पे 72 क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग कितने किए हैं? 34 किए हैं। तो नेक्स्ट के क्लास में हम लोग जितना भी छूटा हुआ क्वेश्चन है वो नेक्स्ट के क्लास में करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 35 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन जो है और कर लेते हैं 35 नंबर में, ठीक है। Who among the following started to concept of carbon credits? निम्नलिखित में किसे
किसने कार्बन क्रेडिट्स की अवधारणा शुरू की थी? कार्बन क्रेडिट्स जो होता है वो ये किसने शुरू किया था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल। किसने किया था? क्योटो प्रोटोकॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्लास हम जब करेंगे तो उसमें हम लोग 36 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो आई होप आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। कैसा लगा क्लास आज का आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? 36 से स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।